हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे मॉडल पेपर या 2022 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे इसी के पैटर्न पे होंगे। हमने साइंस का ऑलरेडी सब वीडियो डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। हम यहाँ पे सेट 1 लिए हैं मैथ का। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 40 रहेगी, और ये टर्म 1 का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। और इसमें से प्रश्नों की संख्या 40 के साथ साथ आपके जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होने वाले हैं। तो टोटल प्रश्न हो गए 40 और 1 नंबर को प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल मार्क्स आपके 40 मिलेंगे। और आपको क्या करना होगा, जितने भी मॉडल सेट है ना, सबको आपको घोर के पी जाना है। हाँ भाई, घोर के पी जाना है, तभी आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर गेन होंगे। और यकीन मानिए, आप अगर पूरे मॉडल सेट को ख़त्म कर देते हैं तो जो भी प्रश्न है इसी के भीतर से बनेंगे। हो सकता है अमाउंट चेंज कर दे, ठीक है, या फिर डेटा चेंज कर दे। यहाँ पे 306 657 लिखा हुआ है, तो ये सब चेंज कर दे, लेकिन इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। और इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर झार अपडेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक करके आप बिंदुओं को नोट करेंगे और आंसर को टिक लगाते जाएंगे। हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला नंबर, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसको जो तोड़ेंगे गुना के फॉर्म में, तो कैसे ये दिखेगा उसी में हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, 120 को हम तोड़ लेंगे एलसीएम के फॉर्म में। तो 2 का पहाड़ा से देंगे तो ये 60 बार में चला जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा से देंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा से देंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा। फिर 3 का से देंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आया है 2 2 2 और 3 और 5। तो देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 3 और 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस पर टिक लगा लेंगे। ठीक, चलिए दूसरा में चलते हैं। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट करेंगे, तो जब भी मैं मॉडल पेपर अगला वाला लेकर आऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बताने का। क्वेश्चन नंबर 2 है, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए ये चीज़ हमने पढ़ा रखा है बहुत पहले से। अगर आप जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़ा है ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ भाई, आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये बात दिमाग में ठूस लो। हाँ भाई, ठूस ले। अरे भाई, ठूसने का मतलब है कि याद कर लो बहुत अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली संख्या को हमने रोमन में 1 लिखा है और दूसरी को हमने 2 लिखा है। तो पहली संख्या जो दे रखा है वो 306 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 306 गुना है बीच में, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, और बराबर में एलसीएम नहीं दे रखे हैं, वही तो हमें निकालने बोला। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। जो एचसीएफ है महत्तम समापवर्तक, वो 9 दे दिया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे। अब आप ये देखो, ये जो 306 है, ये 306 ये क्या है, इसको हम यहीं पे रखेंगे गुना के फॉर्म में। और ये जो यहाँ पे आपको 9 दिख रहे हैं, ये वाला हम क्या करेंगे, 306 का 306 लिखेंगे इंटू 657। और ये जो 9 है ये गुना में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बटा में 9 हो जाएगा। अब नौ का पहाड़ा देखेंगे तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये 27 हो गया, और 9 तिया 27, और ये कट जाएगा आपका 9 चौके 36, यानी कि 34 बार में कट गया। तो टोटल डेटा देखेंगे हमारे पास, तो आया है 657 गुना 34। जब आप इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर, 22,338। तो आप इसे गुना करके देख लेंगे, 7 चौके 28, लास्ट में 8 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 8 है। तो आप इसको गुना करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली बताने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको स्पीड अगर कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड आप घटा बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब के कॉर्नर में यहाँ पे साइड में बटन दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 और 25 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन सब का हमें एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। सबसे पहले 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 25 को फिर कैसे लिख सकते हैं, 25 हमें पता है, आप में से कईयों को ये पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता रहा हूँ, उनको भी लेके चलना पड़ता है। अब देखिए
5 गुना 5 में तोड़ें तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या है, 5 जो है सो कॉमन है दोनों में, तो यही इसका हो जाएगा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो तो अंत तक देखिए, एकदम छोड़िएगा नहीं, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। मैथ रटने की चीज़ नहीं है, बनाने की चीज़ है, और मैथ ही ऐसा चीज़ है जो इसमें आप अपने एग्जाम में नंबर को बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है, तो ये होता है अद्वितीय। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसे आप अद्वितीय लगाएंगे। क्यों होता है, इसका बहुत लंबा कहानी है, 20 से उठा के दे दिया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक याद कर लीजिए कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें अद्वितीय मारने हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द्विघात बहुपद होगा जिनका शून्यक का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो देखिए, द्विघात समीकरण हमें पूछ दिया और यहाँ पे शून्यक और उनका गुणनफल दे रखा है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा। क्या फार्मूला है उसका समझ लीजिए। फार्मूला है, हमने आपको ऑफलाइन के बेसिस में बताया है और ऑनलाइन के बेसिस में भी आप देखे होंगे, x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ पे होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखो x² का x² रखेंगे, माइनस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा इसे योग कहते हैं, तो योग कितना है √2, और इधर है क्या x, तो यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पे √2 होगा, और ये x का x लगाएंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में हम √3 से भाग दे देंगे, इसमें भी हम √3 का भाग देंगे और √3 से गुना भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए √3 से ये तो गुना है ही, बराबर में हम लिखेंगे, इधर 0 रहेगा ही। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 1 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3, और जबकि 1 का टेबल में 3 कितने बार, 3 बार में, तो ऊपर वाला 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x², माइनस का माइनस यहाँ हो जाएगा 3√2x, और प्लस में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल फाइनल जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3√2 होगा √2x और प्लस में 1। ये वाला कहाँ पे है, तो इसको हम देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, 3√3x² माइनस √3 प्लस 1। ठीक, यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आप अच्छे से इसे बना लेना, हमने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से। माइनस प्लस में हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, माइनस आया था ना, तो माइनस इसमें है। सॉरी बच्चों, यहीं पे बना रहे थे ना, तो देख नहीं पाए, तो बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 5वां का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, हम अगला वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, x² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए ये जनरली बताया नहीं जाता है, टीचर बताते नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों के मान आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। हाँ भाई, ये कहाँ से देख रहे हैं सर, अगर आप बगल में आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ से पूछ दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का पूछता कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए, तो इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसे आप याद कर लीजिए, दोनों के दोनों। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये वाला पूछा है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इंटू वाला पूछ दे, तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, जो भी नए पॉइंट्स आते हैं उसे आप नोट भी करते जाइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे इसका मतलब आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, है ना, एक ही बार ना, बार बार थोड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं बताने वाला हूँ और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। अरे मेरे से बनेगा ही नहीं मेरे भाई, अरे मेरे से नहीं बनेगा, बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन नंबर 7। आप बना दो और कमेंट में लिख दो कि सर ये हार्ड वाले क्वेश्चन का आंसर वो ए होगा या बी होगा या सी होगा, जो भी होगा आप हमें बता देना। हम देखते हैं भाई ये हार्ड वाला क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। अरे ओ सांबा, कोई नहीं दे पाएगा, होली आ रहा है, सब होली में मगन है। ठीक है, खेलो होली, हमको क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं अभी, उस चार्ट के माध्यम से पहले समझ लो, उसके बाद इसका आंसर हम देंगे।
वैसे अगर आप देखेंगे तो ये वाला बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने आपको क्या करा है कि बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर A1 बराबर B1 बराबर C1 नहीं है तीनों के तीनों, तो इसका मतलब तीन चीज़ें होती हैं। तो पहला तो ये समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ऐसा भी पूछ सकता है। फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो सकती हैं और केवल एक हल हो सकते हैं। तीनों चीज़ें ऐसा ही कंडीशन में होगा। सबसे पहला बात आप ध्यान देंगे कि बुक में अगर आप जाएंगे तो इतना ही मिलेगा आपको, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इतना में ही आपको समझ जाना है कि C1/C2 भी बराबर नहीं होगा। लेकिन हमने आपको याद रखने के लिए सारा का सारा लिख दिया है। अगर समीकरण ऐसा होगा तो तीन आंसर आ सकते हैं। समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, प्रतिच्छेद रेखा हो सकती है और केवल एक रेखा हो सकती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे अगर बढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। जैसे देख लीजिए, अब क्या कंडीशन आते हैं कि अगर तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं, क्या तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं। पहला तो आपको मिल गया क्या कि कोई सा भी बराबर नहीं होगा। देख लीजिए ये वाला, ठीक है, कोई सा भी बराबर नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि सब बराबर है। क्या है दूसरा कंडीशन में दिख रहा है आपको कि सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सभी के सभी बराबर हैं। तो ऐसे में दो आंसर निकलते हैं हमारे पास। सबसे पहला तो ये आंसर निकलता है समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, पहला। और दूसरा जो रेखाएं होंगी वो संपाती रेखाएं होंगी। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए लास्ट और तीसरा रीजन देखेंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे A1/A2 बराबर तो है लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है। ये कैसा शर्त है भाई? हाँ भाई, ऐसा शर्त है, तीन आपको याद रखने पड़ेंगे। A1/A2 बराबर नहीं, बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है सो वो बराबर नहीं है। तो इसमें से दो आंसर निकल कर आते हैं। समीकरण के कोई हल नहीं है और समांतर रेखा जो है समांतर है। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए और फिर से देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे 8 नंबर का एकदम सेम टू सेम पूछ दिया गया है कि अगर जो भी समीकरण है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर में नहीं है C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में अभी हमने देखा है तीसरा वाला कंडीशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, आपको तीनों याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में पूछ दिया। हो सकता है एग्जाम में शुरू वाला ही पूछ दे, बीच वाला ही पूछ दे, तो तीनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट का एक यही नेचर है कि सब तरह का हम तैयारी करके जाएंगे। क्या पता एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ दे, वहाँ आप किससे पूछिएगा और रोइएगा क्या वहाँ पे? नहीं सर, हम लोग करके जाएंगे। हाँ, ये हुआ ना बात। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 और तथा 3x + 4y + 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, क्या करना है देख लीजिए कैसे करेंगे सो। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें यही पूछा गया है कि ये जो रेखाएं हैं, इस प्रकार से जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, संपाती, समांतर या प्रतिच्छेद या लंबवत होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं पहले वाले को A1 बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले को A1 और A2 करेंगे, A1/A2। यहाँ पर समझ लीजिए A1 कितना है 2 और फिर A2 कितने हैं -3। तो हमें A2 डायरेक्ट हम यहाँ सबको बना के ना देखेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, आप समझना। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम देखेंगे A1 कितने हैं 2, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे बाय A2 किसके बोलते हैं, A2 हम बोलेंगे इसे 3 को। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे समीकरण पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर B1 कितना है -3, तो यहाँ पे हम -3 रखेंगे और B2 कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या C1 है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं तो 0 मान लेते हैं और यहाँ पे कितने हैं 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब देखेंगे ये वाले फॉर्म में कोई भी बराबर है क्या, नहीं, तो कोई भी बराबर नहीं है। कोई भी बराबर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या बोले थे कि जो रेखाएं होंगी वो अद्वितीय होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी और उसका एक हल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक का भूखा हूँ मेरे भाई, लाइक का भूखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म
सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी वाई माइनस वाई बराबर 2 तथा 6y माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। अनंत हल का मतलब कहने का मतलब यह है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल वाले में a1/a2 के बराबर होते हैं b1/b2 और फिर c1/c2 ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है, c है, तो यहाँ पे हम c ही रखते हैं, और क्योंकि ये a1 के जगह पे है। अब a2 के जगह पे क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे बराबर, अबर क्या है b1/b2, तो b1 की जगह पे देखिए b यहाँ पे निकल आता है y के सामने, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा b1, और फिर b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा b1। उसके बाद फिर से बराबर में लिखेंगे c1/c2, तो c1 कितने हैं, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 ये बराबर के उधर है, बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। उसके बाद ये जो 4 है ना c2 है, तो ये c2 जो है 4 है, तो बराबर के इधर लाएंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अगर माइनस माइनस कटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके ये भी 1/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 6, कितना है 6, तो देखिए अनंत हल में क्या होता है कि सब बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ये भी कट के 1/2 आ जाए, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 3, तो जैसे 3 रखेंगे तो 3/6 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, 6 जैसे होगा यहाँ पे कितना होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब देखिए 2 जैसा हुआ तो ये तीनों के तीनों हो गए बराबर। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि c का मान 3 रखेंगे तो ये समीकरण जो है सो पूरा बराबर हो जाएगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह ए जो नंबर जो ऑप्शन नंबर सही है। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग है, हमें पता है, समझने में दिक्कत आ रही होंगी। अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर इस चैप्टर को एक बार रिवीजन कीजिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम रट्टा नहीं मार रहे, समझ रहे हैं, तो आप पूरा देखना, बीच में मत जाना, हमने आपको पहले कहा है, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है, रिजल्ट आपको लाना है। तो आप सोच लीजिए क्या करना है आपको। समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसे आप हल करेंगे तो सिंपल वे में इसे हल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं विलोपन प्रतिस्थापन वज्र गुणन, तो सबसे आसान जो होता है वो होता है विलोपन विधि। तो यहाँ पे सबसे पहले 2x का हमने 2x लिख दिया, -y का y लिख दिया, बराबर में 5 का 5 लिख दिया। उसके बाद है क्या, 3x और +2y का 2y लिखेंगे, बराबर में कितने हैं 4। अब देखिए इसको हम 3 से गुना कर देंगे और इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6x - 3y और बराबर में हो जाएगा कितना 5 दिया 15, और इसको 2 से गुना करेंगे नीचे वाले समीकरण को, तो ये हो जाएगा 6x + 4y बराबर में 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये जानते हैं ना आप लोग। हाँ देखिए आप जानते हैं इसलिए हमने स्पीड में बता रहा है, ठीक है, और इसलिए हम स्पीड में बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है दोनों में। यहाँ पे बराबर बराबर हो जाएगा, और ये जो 15 में 8 चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे y का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेंगे, -1 निकलेंगे, क्योंकि ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस आ गया, इसलिए -1 निकलेगा। y का मान -1 निकल गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका मान बिठा देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x - y और बराबर में कितने हैं 5। अब देखो यहाँ पे हम 2 का 2 रखेंगे, x का x, माइनस का माइनस, और ये जो -1 है तो ये -1 और यहाँ का -1 मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बिठा दिया, और बराबर में 5 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2x बराबर 5, ये जो आपके पास दिख रहे हैं 1, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और ये जो 2 है ये गुना के फॉर्म में, ये भागा के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, मतलब x का मान कितना आया है 2। आप याद रखना x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया था -1। तो देखेंगे हम -1 और 2 कहाँ पे है भैया, तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे बनाना है। तो देखिए एग्जाम में आपको इतना बना के नहीं दिखाना है, सीधा घेरा करना है, ठीक, सीधा का सीधा घेरा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। जिसका कोई भी हल नहीं होता है ना, तो वो कहलाता है
हमने आपको तीनों के तीनों चार्ट दिए हैं, याद करिए और बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा जिसका कोई हल नहीं होता है मेरे भाई। तो वैसा कंडीशन में जो है सो एक ही कंडीशन है कि कोई हल नहीं होता है, तो इसका जो होगा सबसे पहले संगत हो जाएगा, संगत। इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, याद रख लीजिए, इसका संगत होगा। क्या हो जाएगा आंसर? संगत। 12 नंबर का आंसर संगत हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 x माइनस वाई बराबर इतना है, तो इसका हल कितना होगा। तो एकदम सेम प्रोसेस 11 के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले x y बराबर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। उसके बाद x माइनस y बराबर कितने हैं? 1। तो देखिए साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये x माइनस कट गया, यहाँ पे y और y कितने हो जाएंगे? 2y बराबर 9 में 1 चला जाएगा, 8 बचेगा। तो y के कितने मान निकल गए? 4 निकल गए। अब y का मान 4 निकल गए तो समीकरण 1 में y का मान बिठा देंगे। तो x प्लस यहाँ पे कितने हो गए? y बराबर में हम 9 का 9 लिखेंगे और x का x लिखेंगे। यहाँ y के मान 4 निकले हैं इसलिए हम यहाँ पे 4 बिठाएंगे, बराबर में 9 लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और ये जो 4 है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x के जो मान निकलेंगे वो 9 में 4 गया तो 5 आएगा। तो देखिए y के जो मान निकले वो 4 निकल गए हैं और x के जो मान निकले वो 5 निकल गए हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,4। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए ऑप्शन में कहाँ है ये, फटाक से वहाँ पे टिक लगाइए, फटाक से टिक लगाइए, एकदम देर नहीं कीजिए, समझेगा नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 5 और 4 दिख रहा है हमें, फटाक से इसमें टिक लगा देंगे। लीजिए सर लगा दिए टिक, बहुत भूखते रहते हैं, टिक लगाइए, समझे ना, हम लोग भी जानते हैं। अरे कहाँ बोल रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देख लीजिए जिसमें भी एक्स स्क्वायर होगा ना वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्या है, ये वाला और ये वाला गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए छट गया यहाँ से, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बी नंबर में आएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो सकता है और ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों का दोनों हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाला फंडा आप समझ लीजिएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर होगा वो द्विघात है, जिसमें नहीं है नहीं होगा। इस सब में भी है लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर के इधर भी है बराबर के उधर भी कट जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बराबर के इधर नहीं है और इधर भी नहीं है तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दोनों हो सकते हैं, डी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। 15 समझने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन, यदि विविक्तर यानी कि डी जो है सो 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं, एक टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीनों के तीनों कंडीशन आपके सामने रखने की कोशिश किया है। उसमें तो एक पूछा है, हो सकता है कि आगे वाला क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो दूसरा चीज़ पूछ दें, इसलिए हमने क्या करा, आपके लिए एक ऐसा बेस तैयार किया जो एक भी प्रश्न छूटे ना। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिए, अगर डी का मान 0 से छोटा हो यानी कि ऐसा वाला सिंबल दिखाएगा, ठीक है। अगर मुंह खुला है और इधर डी है और इधर 0 है, मतलब क्या है कि जो डी का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये समझना है, ठीक। अब देखिए तो ये कंडीशन हो गया, अगर डी का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 बड़ा है डी से, तो यहाँ पे मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान नहीं है, ठीक है। हमें पूछा क्या है अभी आपको बताऊंगा। और डी का मान अगर 0 के बराबर है, सेम 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान। तीसरा कंडीशन है जो कि हमें पूछा गया है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, ऐसा वाला सिंबल दिखाएगा आपको कि अगर इस टाइप का हो, डी जो है सो बड़ा हो किससे, 0 से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और यही वाला हमसे पूछा गया था। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे तीनों के तीनों कंडीशन को आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड के पीडीएफ के ऊपर, क्वेश्चन के पीडीएफ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन पूछ लिया गया है कि यदि विविक्तर डी को ही बोलते हैं, डी का मान अगर बड़ा है किससे, 0 से, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, यानी कि भिन्न होंगे। असमान का मतलब भिन्न, तो यहाँ पे समान है, यहाँ पे वास्तविक नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो बच जाता है क्या, मूल वास्तविक एवं भिन्न, भिन्न मतलब समान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको तीनों के तीनों याद करने हैं, ठीक है, जो अभी हमने आपको दिखाया देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको विविक्तर यानी कि डी का पता लगाना होगा। डी के माध्यम से ही हम इसे सब कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे डी निकालना होगा हमें। और डी का जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप द्विघात बहुपद में आपने पढ़े होंगे इसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब कहने का मतलब यह है जो बी की जगह पे रहेगा वो बी स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पे हो गया
2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए सी ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और उसके बाद ए सी, तो सी का मान कितने हैं, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर वो 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितने, +4, यानी कि ये जो आया वो 5 आया है। अब देखो ये 5 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा, 0 से बड़ा है, मतलब आपको ये समझना है कि जो डी का मान है वो 0 से बड़ा है, और 0 से जब भी बड़ा रहता है डी का मान, तो हम क्या समझते हैं कि मूल जो है सो वास्तविक एवं असमान होंगे। तो एकदम सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे कि ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होंगे। दो भिन्न मूल वास्तविक, देखिए भिन्न का मतलब क्या है, असमान, असमान और वास्तविक बोला है, तो असमान और वास्तविक कब रहता है, जब डी बड़ा रहता है, तो हम सिंबल ढूंढेंगे डी बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो b² - 4 इसी दे रखा है ना, ये बड़ा है, यानी कि डी है, डी, क्योंकि ये डी का फॉर्मूला है और ऐसे दिया हुआ है, मतलब डी बड़ा नहीं छोटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे b² - 4 इसी, ये जो डी है सो बड़ा है, डी इधर लिखा हुआ है, 0 इधर, मतलब 0 से बड़ा है डी, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, देख लीजिए कैसे घुमाता है मेरे भाई। हाँ सर क्या करें, क्या करिएगा, कुछ नहीं, वीडियो देखिए और एग्जाम दीजिए, कोई बहाना नहीं, समझे ना, बहुत बहाने मारते हैं आप लोग। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तर क्या होगा, विविक्तर यानी कि डी क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, जो फर्स्ट नंबर में रहता है उसे ए बोलते हैं, सेकंड नंबर वाले बी बोलते हैं, थर्ड नंबर वाले सी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी का स्क्वायर लिखेंगे, डी का फॉर्मूला लिखेंगे, डी = b² - 4ac होता है, हमने उसे लिख लिया। अब देखिए बी का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 लगा देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ पे 4 × AC, ए का मान कुछ नहीं मतलब 1, और सी का मान कितने हैं, सी का मान है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, और माइनस का माइनस। अब देखो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 13 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 4 नहीं, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, और 4 के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 12। अब देखिए एक में 12 चल जाएगा, -11 बचेगा। अब जो 11 है -11 यही है विविक्तर, तो मूलों यही है विविक्तर, और -11 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + k है तो मूल समान है, तो k का मान क्या हो जाएगा। देखिए मूल समान कहने का मतलब ये है कि d का जो मान है वो है 0, कितने है d का मान 0, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं d = b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। अब देखिए d का मान हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मूल समान रहता है, d का मान 0 रहता है। b का मान कितने हैं, ये यहाँ पे है x², मतलब क्या क्या x² मतलब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास -4 के, हाँ -4 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 × ए के जो मान है वो 1 हो जाएंगे, और सी के मान कितने हो जाएंगे k, क्योंकि सी की जगह पे k है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है 16 ही होगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 को 1 से गुना करें 4, और 4 को फिर k से गुना करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k। अब देखिए ये यहाँ पे 0 का 0, ठीक है, तो जगह भर चुका है, इसको हम इरेज करते हैं और इसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 बराबर आपको मिलेगा 16 + 4k, ये जो है ये माइनस में है 16, तो ये 16 बराबर के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा इतना 4k। अब आप ये देखो 16 का 16, और ये जो 4 है इसे एक काम करते हैं सजा के लिख देते हैं हम एक बार, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4k = 16, और ये जो k है अगली बार में हम क्या करेंगे, इसे इधर भेज देंगे, तो 16 और बटे में कितने आ जाएंगे 4, तो यहाँ पे k का जो मान आएगा वो 4 का पहाड़ा 4 बार में कट जाएगा, कितने आएंगे 4, तो ये हो गया आपका 4 कहाँ पे है देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर इज द राइट आंसर। 19 नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, द्विघात समीकरण ax² - 5x + 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसे भी हम हल कर लेंगे, इसके मूल हमें निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है, आप इसके कॉमन वाला विधि लगा देंगे, x² - 5x और +6 = 0। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, x² - इस 5x को हम दो भाग में तोड़ेंगे, तो हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 3x - 2x। अब देखिए +6 का 6, देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो हमारे 6x² आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो वही आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम तोड़ते हैं, आपने ऑफलाइन के बेसिस में पढ़ी होंगी।
अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेते हैं x, और इधर हो जाएगा 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हो जाएंगे -2 बाहर, और इधर हम रखेंगे x -3, और बाहर में भी माइनस रहेगा, बराबर में 0। तो यहाँ पे x -2 हो जाएगा, और इधर से x -3 हो जाएगा। हमने क्या करा है कि एक अंदर वाला लिया है और एक बाहर वाला लिया है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे। x -2 अगर लेते हैं और बराबर में 0, तो x बराबर 2 आंसर आता है। और अगर हम यहाँ पे x -3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 3 आंसर आता है। मतलब ये कि हमारा 2 मूल आया और 2, 3, और यही हो जाएगा आंसर। हमें पता है कि जो भी बच्चे नए हैं, जो नहीं पढ़े होंगे, ये माजरा आपको समझ नहीं आया होगा उतना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो मेरी इतनी मेहनत जो है सो बेकार नहीं जाएगी। फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपके अभी से लेकर रिजल्ट तक आपके साथ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आया कि नहीं, दोनों हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 2, 3 हम देखते हैं कहाँ पे है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 नंबर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है एपी, और आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है तो जिसका डिफरेंस समान रहता है, उसका वही एपी में रहता है। तो देखिए 2 और 4, और फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए, तो समान डिफरेंस आएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो समान डिफरेंस आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2, 4 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। अब हम चलेंगे बी नंबर पे। तो बी नंबर पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखो इसमें इसको घटाओ तो 2 आएगा, इसमें इसको घटाओ 2 आएगा, इसमें इसको घटाओ 2 आएगा। तो समान डिफरेंस वाले श्रेणी को हम लोग एपी में मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। एपी 2, 7, 12 ... का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे A10 निकालने के लिए बोला है। A10 मतलब कि A इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। देखिए हम आपको इतना स्पीडली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ही सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। A का मान जो फर्स्ट नंबर में आता है उसे A बोलते हैं। तो 2 का 2, n का मान कितना है यहाँ पे 10, तो 10 हो जाएगा -1, और D का मान मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है 2 और 7, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ 5 बिठा देंगे। 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 में 10 में 1 चल जाएगा 9, और इंटू में 5 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 45, और इधर का 2 हो जाएगा कितना 47। 47 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है 47। फटाक से धड़ा लगा टिक लगा दो, एकदम टिक लगा। क्या सोचते हैं सर, नहीं जानते हैं हम लोग। अरे हम लोग ऐसा है ना, एग्जाम को फाड़ के रख देंगे इस बार। कोरोना काल में पढ़े नहीं, लेकिन 1 महीना में हम लोग पढ़ के दिखा देंगे सर, और नंबर ला के भी दिखा देंगे। आप बोलिएगा कि ऑनलाइन पढ़ता था बच्चा, शकल नहीं दिखाया, लेकिन रिजल्ट ऐसा लाया कि शकल देखने का मन करने लगा। यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट होगा सबसे खुशी मुझे होगी, सबसे खुशी एक टीचर की होगी, माँ बाप से भी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 23, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। यही है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर ये एपी का ही है। 2 अंकों वाली 3 से विभाजित, तो सबसे पहले हो जाएगा 12 2 अंकों का जो 3 से विभाजित होगा, फिर हो जाएगा 15, और फिर इधर हो जाएगा आपका 18, और डॉट 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 करते करते चलेंगे तो 99 तक जाएंगे हम, जो 3 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक एपी बन गया। आप इसको क्या करना है, नंबर निकालना है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं। तो लास्ट वाले TN मानिएगा आप इसे, आप अपने तरीके से बनाइएगा और उसका आंसर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 का हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आंसर पहले देगा हम उसको एक हार्ट देंगे, जो कि यूट्यूब की तरफ से होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए SN का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो 0 और 50 के बीच, तो सबसे पहले 0 का और 50 के बीच विषम संख्या, मतलब कि सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। याद रखिए विषम संख्या मतलब बिजोड़ा संख्या होता है। 5, 7, 9 सबको जोड़ेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 49 तक। 49 तक का है सर, अरे भैया 49 तक इसीलिए क्योंकि यहाँ बोला है कि 0 और 50 लेना है, इसीलिए हम 50 से बाहर नहीं भीतरे रहेंगे, समझें। समझ गया सर। ऐसे ऐसा कौन बोल रहा था सर, अरे लालू यादव है ना, वो बोल रहा था। चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो ऐसे कंडीशन आप बना लेंगे और योग निकालिएगा। SN बराबर, SN का फॉर्मूला होता है n/2, और यहाँ पे होता है A + n - 1 × D, और ब्रैकेट बंद। तो इस पे आप बैठाएंगे तो हमारा SN निकल जाएगा, और इसका भी 23 और 24 का कितना आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम भी यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ हम हिंट कर रहे हैं, मॉडल सेट सभी खत्म करने, सिलेबस भी बहुत बचे हुए हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप, तो सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम वो आकृति होती है जो दिखती एक जैसी है लेकिन बड़ा छोटा होती है। समरूप वो आकृति होती है जो दिखती एक जैसी और सेम साइज़ की होती है, ठीक है। जैसे मम्मी की दोनों हाथ की चूड़ियाँ, ये सब सेम साइज़ की समरूप होती हैं। घर में रखे हुए गिलास जब एक, ये सब समरूप होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है आकृति डी ई और बी सी डी बी बराबर कितने हैं। आकृति डी ई और बी सी यानी कि ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है, पैरेलल है। उसके बाद डी बी कितने हैं, डी और बी 2 सेंटीमीटर है। और ए ई कहाँ पर है, ए ई 1.5 यानी कि आधा सेंटीमीटर है। और ई सी कितने हैं, ई सी है आपका 3 सेंटीमीटर। तो बताइए ए डी का मान, ये वाला मान कितना होगा। हम जानते हैं एक प्रमेय है जो कि हमें ये बताता है कि जब भी एक त्रिभुज में एक बीच में भुजा हो और ये नीचे वाली भुजा के समांतर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ए डी बाय, एक फार्मूला है इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी बराबर ए ई, और बटा में क्या हो जाएगा ई और सी, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब हम सबका मान बिठा देंगे। तो यहाँ पे ए डी का जो मान है नहीं दे रखे हैं तो नहीं बिठाएंगे, ए और डी। और डी बी का जो मान है डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी किधर है, अरे डी बी या किधर है, यहाँ 2 हो गया बराबर ए ई का मान कितना है 1.5, तो 1.5 बिठा देंगे। ई सी का मान कितना है 3 बिठा देंगे। तो सोचता है कि बनाई नहीं पाएगा बचपन, जानबीन करता है कहाँ पढ़ते हैं सब। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 ए डी हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम चलेंगे तो ए और डी बराबर लिखेंगे 1.5 गुना 2, और ये जो 3 है ये गुना में है, बट्टा में आ जाएगा। तो ये पॉइंट चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। आप इसे अच्छे से हल कर लेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न भी होता है आपका कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इज द क्वेश्चन नंबर राइट, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कौन सी कसौटी को बदलाता है। देखिए 2 त्रिभुज है, एक ऐसे और एक ऐसे। फिगर बहुत गंदा बना है क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है भाई। तो यहाँ पे हम ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं, सी, और यहाँ पे हम पी क्यू आर। अब देखिए दो भुजा क्या है, समांतर है, समरूप है, मतलब कि क्या है, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब हमें ये बताइए, ये 60 ये 60, तो ये कितना होगा, 60 है ना होगा मेरे भाई। अरे 2 भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा बराबर होगा। अरे आप लोग इतना भी नहीं जानते तो 10वां में कैसा पहुंच गए। जानते हैं सर, इतना भी बेइज्जती मत करिए। अरे कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए तीनों भुजा बराबर हो गया। कौन को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन को हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। तो समरूपता के जो रूप होंगे, समरूपता कसौटी जो है यहाँ पे पूछ दिया, समरूपता कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, और एंगल 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 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसलिए हम इसको जूम आउट कर देते हैं और देखते हैं ओनली क्वेश्चन नंबर इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अरे मिट गया, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करके हमको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहाँ पे दिया रखा है ए बी सी समरूप क्यू पी आर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मिलाना है। आप ये देखो कि ये 60 डिग्री कहाँ पे है, तो 60 डिग्री यहाँ पे, यानी कि ए और इधर त्रिभुज ए लिखिए और इधर त्रिभुज पी लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये है 80 डिग्री बी पे और क्यू पे 80 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ पे लिखिए क्यू, क्योंकि जितना जितना त्रिभुज है उतना इतना लिखना है। और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे लिखो सी, और ये दीजिए समरूप, और यहाँ पे है सी आर पे, तो यहाँ पे लिखो आर। अब देखो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कहाँ पे है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, वहाँ भी नहीं है। सी नंबर में, डी नंबर में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। 60 को 60 से मिलाएं हम, और 80 को 80 से मिलाएं, 40 को 40 से मिलाएं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ तक अब दिल थाम के बैठे हैं, बहुत अच्छा किए। इसके बाद एकदम हलवा प्रश्न है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक प्रमेय लगाना होगा, हमें प्रमेय लगाना है जब भी दो त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात हो और उसके क्षेत्रफल दे रखे हों तो एक फार्मूला लगता है। क्या फार्मूला लगता है देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज, क्या लिखेंगे एरिया, एरिया मीन्स AR, एरिया त्रिभुज ABC और बटा में हम लिखेंगे, देखिए पेन मेरा चल नहीं रहा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बटा में लिखेंगे त्रिभुज PQR बराबर, एक बार रफ कर देते हैं हम, लिखेंगे ABC बटा PQR, एरिया आप लिख लेना, PQR बराबर भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ भुजा जो 4 और 9 दे रखे हैं तो यहाँ पे 4 बटा 9 लिखेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौके हो जाएंगे 16 और ये हो जाएगा कितना 9 9 में 81। तो यहाँ पे 16 बटा 81 यानी कि 16:81 कहाँ पे है, या 16:81 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हलवा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 2a है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई यहाँ कीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका जो फिगर है कुछ इस टाइप का है और यहाँ पे एक लंब डाला है, इसी का हमें ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई जो होती है वो होती है √3 बटा में 2 और गुना में a, यानी कि इसको पढ़ेंगे कैसे, √3a/2, 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 चलिए 4 बार बोलिए मेरे साथ, √3a/2, √3a/2, देखो बोल नहीं रहे, बोलो रे, √3a/2, √3, फुसुर फुसुर बोल रही है, जोर से बोलो, √3a/2, हाँ √3a/2, √3a/2, समझे। अब हंस क्या रही है, गजब हालत है, हंसना मतलब आप लोग को आता है, पढ़ना तो आता नहीं है। चलिए तो इतना बिठा दिया। अब देखिए इसकी जो भुजा है, भुजा 2a दे रखा है, यहाँ a का मतलब क्या समझिएगा, भुजा समझिएगा। तो देखिए √3 का हम √3 बिठा देंगे और यहाँ पे हम 2 का 2 रखेंगे और गुना, और यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2a रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये से ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा √3 और a का a बच गया, तो हमारा आंसर आ गया √3a। इतना आसान था सर, हाँ भाई इतना ही आसान था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है सो √3 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 31 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर √3 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कौन B का मान कितना होगा। देख लीजिए यहाँ पे तीनों के मान दे रखे हैं और जब भी तीनों के मान दिए हुए रहते हैं तो अधिकांशतः समकोण त्रिभुज माना जाता है। इसके जो नाम है वो ABC हैं, हमने यहाँ पे ABC बिठा दिया, हमने इसे अंदाजा से खींचा है। अब देखते हैं तो वाकई में इतना है कि नहीं। A और B का जो मान है वो 6√3 है तो हमने बिठा दिया, और AC का जो मान है वो 12 है, हमने बिठा दिया। BC का मान कितने हैं 6 है, हमने बिठा दिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज का एक रूल कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये फॉलो होने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h² बराबर है p² + b² के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए h के जो मान है वो 12 है, 12 का हम स्क्वायर करेंगे और बराबर p² के जो मान है वो कितने हैं 6√3, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे प्लस का प्लस, और b² के मान कितने हैं 6 हैं, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो 12 का यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, और यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना, नहीं 6 का तो यहाँ 6 ही रहेगा, और ये जो 3 है इसका हम यहाँ पे कर देंगे, स्क्वायर करना है तो ये 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है 6√3, तो इसका 36 को हम 3 से, नहीं 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 6 18, और ये हो जाएगा आपका, हाँ नहीं 36, तो 6 6 36 गुना 3, तो 6 6 36 गुना अगर हम 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 गुना 3, यहाँ पे 6 का 6 और 6 किया 18 19 196, कितने आ जाएंगे 196। तो यहाँ पे हम 196 लिखेंगे और प्लस में हम लिखेंगे ये 6 है तो यहाँ पे 6 6 36, ठीक है। अब देखो 144 का हम 144 इधर लिखेंगे ही, और बराबर में 196 और 36 को जोड़ो तो 6 6 12, 6 और 6 12 हो जाएगा। इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक करा है, तो इसे एक बार हम देख लेते हैं। 3 को नहीं, ये जो 6 है ना हम 3 से गुना करेंगे, 36 को 3 से गुना करेंगे, सॉरी बच्चों,
तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या था, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस रूट 6, ओनली 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 144 हो जाएगा और यहाँ पे 36 गुना 3 हो जाएंगे, क्योंकि रूट के पावर है 2, तो यहाँ पे 3 रूट के पावर 2 हैं, तो यानी कि रूट के अंदर रूट ही रह जाएगा ओनली 6, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 36, और 36 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 8 हाथ में बाकी 1, 3 3 और 1 10, 108 प्लस में यहाँ पे हम 36 करेंगे तो 6 और 8 14 हो गए, और यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और 1 का 1, तो देखिए इधर भी 144 आ गया, इधर भी 144 आ गया। मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की जो एक भुजा होती है वो 90 डिग्री की होती है, और यहाँ पे ऐसे बन रहा है, और यहाँ पे रखा है बी, और बी का मान हमें पूछा गया था, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ भाई 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है अनंत, जिसे हम लोग अपनी भाषा में ओरी बोरी चार कोरी कहते हैं। हाँ, ओरी बोरी हो सकते हैं भाई। देखिए इधर से खींचो, 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 कहीं से भी खींचो, अनंत रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक स्थित कोई बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है सो इस टाइप का है, क्वेश्चन इस टाइप का आपका बनेगा, ऐसे हुआ है, और यहाँ पे जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो तो नहीं दे रखे हैं, 13 सेंटीमीटर ऐसे है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ये हमें पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये हमें निकालना होगा। तो ये आप देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, बराबर ये 112 यानी कि 144 हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा घट जाएगा यानी कि बी। तो हम क्या करेंगे, 144 169 को 144 में घटा देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 आएगा, वो रूट में 25 आ जाएगा, 25 रूट में आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आप इसे अपने से बना लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वही थ्योरम जो अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 के ऊपर। 34 नंबर है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाइए। सबसे पहले तो एक वृत्त है आपके पास, ठीक है भैया, ठीक है, एक वृत्त हमने बना दिया, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 24 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद केंद्र से दूरी कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर, हमने 25 सेंटीमीटर दे दिया। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये वाला हमें ये 25 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब समकोण यहाँ पे बनेगा। अब वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही हमें वो समकोण त्रिभुज वाला निकालना पड़ेगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगे 34 का, क्योंकि अभी हमने आपको पाइथागोरस बनाया है तुरंत के तुरंत। 34 का आंसर देंगे, 7 होगा या 12 होगा या 15 होगा, ये नहीं होगा 24.5। आप दिमाग में ठोस लीजिए, हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, आप अपना अपना बताना सब कोई, कम से कम मुझे 10 आंसर चाहिए। चलिए हम नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान है, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, और यहाँ पे दे रखे हैं थीटा कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए कहाँ पे है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है थीटा और बटा में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इस सब फार्मूले को बहुत बारीकी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम यही सब बनेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन यही सब बनेंगे, ये सब बाहर नहीं जाने वाले भाई। और जो भी बाहर जाने वाले हैं मैं आपको गारंटी लेता हूँ 1 से 2 प्रश्न बाहर जाएंगे, वो सबके लिए होगा, आपके लिए सिर्फ नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। हाँ सर, व्यास कहलाती है। हाँ भाई व्यास कहलाती, चौंक क्यों रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर को थीटा कोण अंतरित करती है। देखिए चाप की लंबाई के बारे में पूछा है, तो चाप की जो लंबाई होती है वो थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है, थीटा बटे पाई आर 2 पाई आर। देखिए थीटा बटे 360 2 पाई आर कहाँ पे है? तो देखिए थीटा बटे 360 और 2 पाई आर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखिए 39 नंबर जो कि सेकंड लास्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के
वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे ये देखना है कि जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री बिठा देंगे। नीचे 360 का 360 रखेंगे, गुना पाई का मान बिठाया है क्या, बिठा दिया है। तो यहाँ पे हम 22/7 बिठाएंगे, गुना में आर स्क्वायर। तो आर का जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर, यानी कि हम 2 बार 6 करके लिखेंगे। ये 60 का पहाड़ा से ये 1/6 बार में कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 22 और 6 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का बाकी हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 हो जाएगा। हम देखेंगे 132/7 है कहाँ पे, कौन से ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए छिपल है अंदर में, आप इसको देखेंगे, इसके शॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आपको 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आशा करते हैं समझ आया होगा, नहीं समझ आया कमेंट जरूर करिए मेरे भाई, अगला साइड में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, एक घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा बांध दिया गया। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो जो क्षेत्र होगा वो कुछ इस टाइप का गोला होगा। यहाँ पे मान लीजिए खूंटा है और यहाँ से इस घोड़े को क्या किया है, बांध दिया गया है। यहाँ घोड़ा के चित्र बना देते हैं, चलिए उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन घोड़ा चलिए घास खा रहा है, ठीक है, ये घोड़ा है मान लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको गर्दन बंधा हुआ है, तो देखिए ये घोड़ा जितना दूर घूमेगा उतने दूर ना इसका घास खा पाएगा, जितना दूर घास खाएगा उतना दूर ये घूम पाएगा। तो त्रिज्यखंड का एक निर्माण कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है। तो इसका जो त्रिज्या है, इसको जो रस्सी वही त्रिज्या कहलाएगी। तो ये 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। थीटा का यहाँ जो मान बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या और थीटा का मान पता चल गया, तो हम सिंपल से बिठा देंगे। क्या करेंगे, थीटा बटा 360 लिखेंगे और इंटू में पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा का मान कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 360। पाई का मान बिठाया है क्या, बिठा दिया है। पाई का मान 22/7 करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 का 4, 7 का 7, ये 7 से ये 7 खत्म हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म गया, 9 चौक 36, 4 बार में। दुका पहाड़ा से 2 बार में, दुका पहाड़ा से 11 बार में, 11 से 77 हो गया और बटा में 2 हो गया। 77/2 कहाँ पे है हम देखेंगे, तो 77/2 कहीं पे नहीं है जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो आप देख लेना। हमें जल्दी में कुछ कैलकुलेशन भूल गया है, तो इसका जो फिगर होगा वो इस टाइप का होगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और जो त्रिज्या का मान रहेगा 7 सेंटीमीटर। चलिए 40 का भी आंसर दीजिए आप ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप के लिंक से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, PDF भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।